Health System Analysis and Planning, this is our course. हेल्थ सिस्टम एनालिसिस में हम एक तो WHO के दिए गए जो फ्रेमवर्क में 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और जो एक प्लानिंग साइकिल है जिससे हम गुज़रते हैं उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक कंट्रोल नॉब्स हैं उनको सिर्फ सुपरफिशियली ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमूमन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इन्हीं से आते हैं, और जो प्लानिंग साइकिल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ सिस्टम एनालिसिस इंक्लूड्स एविडेंस ऑन हेल्थ सिस्टम इनपुट्स, processes and outputs, and the analysis of how these combine to produce the outcomes and impacts. सो फ्रेमवर्क में एक तो WHO फ्रेमवर्क है जिसमें 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जो वर्ल्ड बैंक की कंट्रोल नॉब्स हैं इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम WHO की जो हेल्थ सिस्टम का फ्रेमवर्क है उसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं। तो इसमें एक तो सर्विस डिलीवरी है, हेल्थ वर्कफोर्स है, इंफॉर्मेशन, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स, टेक्नोलॉजीज़, फाइनेंसिंग, एंड देन फाइनली लीडरशिप एंड गवर्नेंस। जितने भी 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन डिटेल हम इनको देखेंगे। इन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने का मकसद क्या है, ताकि हमने जो गोल्स रखे हैं या आउटकम्स हमें जो चाहिए वो अचीव हो। वो गोल्स हैं क्या? इम्प्रूव्ड हेल्थ, लेवल एंड इक्विटी ऑफ हेल्थ, रिस्पॉन्सिवनेस, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो WHO के जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनके नाम, और अब जो वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल नॉब्स हैं इनके नाम जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कंट्रोल नॉब्स के, और बाकी जो है डिटेल में हम इतना इसको नहीं देखेंगे। फाइनेंसिंग, पेमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन, बिहेवियर, ये कंट्रोल नॉब्स हो गई। अब ये जो कंट्रोल नॉब्स हैं ये क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं? एक तो हम जो हेल्थ सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी, क्वालिटी और एक्सेस जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर जो हेल्थ के सिस्टम है, स्टेटस है वो बेहतर हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, और रिस्क प्रोटेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ की जा सके। ये हमारे परफॉर्मेंस गोल हैं जो कि हमने अचीव करने एज ए रिज़ल्ट ऑफ दीज कंट्रोल नॉब्स विच वर एक स्टैंडर्ड सेट बाय वर्ल्ड बैंक। अब प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अटेनिंग एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर थ्रू द एफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नाउ एंड इन फ्यूचर। यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कितने एफिशिएंट और एप्रोप्रिएट हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, फ्यूचर में हम क्या देखते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या है। तो हेल्थ प्लानिंग क्या हुई फिर? It is identification and elaboration within existing resources of means and methods for providing in the future effective health care relevant to identified health needs for the defined population. एम क्या है हेल्थ प्लानिंग का? इज़ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, कि हमने अपनी सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्थ स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है, उनके स्टेटस को बेहतर करना है। और ये कैसे अचीव की जाएगी? थ्रू प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए, टू इंश्योर देयर एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर आगे यूटिलाइज भी हों। रैशनल क्या है हेल्थ प्लानिंग का? प्लानिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ इफ़ेक्टिव हेल्थ सर्विसेज टू पॉपुलेशन विद इन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के मुताबिक हम इफ़ेक्टिवली वो डिलीवर कर सकें हैं। देन ट्रांसलेशन ऑफ न्यू पॉलिसी स्टेटमेंट इनटू स्ट्रेटेजिक प्लान एंड सब्सिक्वेंटली एन ऑपरेशनल प्लान। ट्रांजिशन ऑफ मास्टर प्लान सच एज नेशनल मैक्रो प्लान इनटू रीजनल और डिस्ट्रिक्ट माइक्रो प्लान, यानी वो प्लान जो आपने एक फेडरल लेवल के ऊपर बनाया है या नेशनल लेवल पे बनाया है जिसको हम मैक्रो प्लान कहते हैं, उसको नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक सूबों से होते हुए, ज़िलों से होते हुए तहसील, और फिर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स तक हमने जो है ये सारा सिस्टम जो है वो पहुंचाना है, उसको ट्रांसलेट करना है। रीप्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान फॉर द पर्पज़ ऑफ रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। हमारे पास जो बना बनाया सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है उसको हमने मज़ीद बेहतर करने के लिए रीप्लान करना है। पर्पज़ क्या है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं या नीड्स जहाँ पे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनका सलूशन दिया जाए। तो इमरजेंस ऑफ न्यू प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उसको डील किया जाए।
planning of health services for population where no organized community care delivery system as yet, or when an existing one is being extremely revised or reorganized. अब प्लानिंग साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक तो प्लानिंग साइकिल है, देन जो फ्रेम 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. The planning cycle is a set of steps that describe how you can successfully carry out interventions in order to achieve your set goals and objectives. तो प्लानिंग साइकिल का मतलब यही है कि ऐसे स्टेप्स हैं कि जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि आपने जो इंटरवेंशन लेके आनी है ताकि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, तो वो उन स्टेप्स से गुज़र के जाने चाहिए. प्लानिंग प्रोसेस इज़ ए साइकिल, नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर प्रोसेस. तो ये एक साइकिल है, यानी एक चलता रहता है. इट इज़ ऑलवेज ऑन गोइंग, ये रुकता नहीं है, नेवर फिनिश्ड. द नंबर ऑफ स्टेप्स इन प्लानिंग साइकिल वेरीज़. मुख्तलिफ तरह के प्लानिंग साइकिल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है हम उस साइकिल को देखेंगे. प्लानिंग साइकिल विद डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग यूज्ड by organizations, companies and institutions. The course focuses on cycle having 7 steps. This is widely used by the global health community including WHO. तो WHO जो है ना इन 7 स्टेप्स को यूज़ करता है. बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन स्टेप्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन करती रहती हैं. तो इस साइकिल के मुताबिक जो पहला स्टेप है उसमें हमने सिचुएशन एनालिसिस करनी है. सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना है कि सिचुएशन है क्या. इसमें हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं. स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है प्रायोरिटी सेटिंग. स्टेप 2 में कि हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या, हमें वो डिफ़ाइन कर लेनी है. उनको सेट करने के बाद तीसरे स्टेप पे हमने ये डिफ़ाइन करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट्स हैं, हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं. देन स्टेप 4 के ऊपर हम उन स्ट्रेटजीज़ और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी मदद से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. एंड नंबर 5 के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के जो अब तक हम प्लानिंग करते आए पिछले स्टेप्स के अंदर, उनको आगे हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड. द नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, इसमें कॉस्टिंग, बजटिंग एंड फाइनेंसिंग है. ये स्टेप क्यों ज़रूरी है कि जो कि जितने भी प्लान आप बना रहे हैं या जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए उस सब के लिए आपको फंड्स चाहिए, आपको बजट चाहिए, एक कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि आप इन सारे प्रोसेसेस को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर सके. जो प्लान आपने पेपर के ऊपर बनाया वो आप कम्युनिटी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवा सके. तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान की हमें कॉस्टिंग, बजटिंग और फाइनेंसिंग चाहिए. इसको डिटेल से देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप 7 मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो जितने भी प्लान बनाए हैं या जो पिछले स्टेप्स हैं जहाँ जहाँ से आप गुज़रे हैं उनका फीडबैक क्या था, वहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको इवैल्यूएट करना और देन एनालाइज करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना. और दोबारा से आप स्टेप्स 1 के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है, अपनी कमज़ोरियाँ देखनी है, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साइकिल के अंदर चलती रहती हैं, दे नेवर एंड, और ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है. तो इसीलिए इसको एक साइकिल की हैसियत में देखा जाता है. अब इस साइकिल के मुख्तलिफ स्टेप्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं. आप चाहें तो इनको फॉलो करें. WHO के जो स्टैंडर्ड है वो मिनिमम 7 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो सिचुएशन एनालिसिस एक एक स्टेप जो प्लानिंग साइकिल का है हम उसको डिटेल से देखेंगे. तो स्टेप 1 में है सिचुएशन एनालिसिस. द सिचुएशन एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज on the current situation of the health system as it prevails within the specific geographic area under consideration. तो हमने सबसे पहले सूरत हाल का जायज़ा लेना है, एनालाइज़ करना है और फिर इंटरप्रेट करना है जो मालूमात इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू. और जो करंट सिचुएशन है हेल्थ सिस्टम की उसको देखना है, उसको एनालाइज़ करना है कि
एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से, जिस एरिया के बारे में बात हो रही है, जहाँ का हेल्थ सिस्टम है, उसको कंसीडर करते हुए हमने पूरी सूरत हाल का जायज़ा ले लेना है। टू एग्ज़ामिन द करंट एंड projected characteristics of the population including its demography, to look at the physical and socio-economic characteristics of area and its infrastructure, to analyze policy and political environment including existing health policies, to identify health problems and health services needed for the population by the population। तो ये हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि हम जो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कम्युनिटी की डिमांड पता चले, पॉपुलेशन की डिमांड पता चले कि उनकी नीड क्या है, उनकी डेमोग्राफी किस तरह की है। क्या वहाँ का जो हम एक ऐसी जगह का अगर हेल्थ सिस्टम देख रहे हैं जहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको कंपैरिजन हम करें एक ऐसा इलाका जैसे कि पंजाब है जहाँ पे ज़्यादातर जो है मैदानी इलाके, तो वहाँ के हेल्थ सिस्टम में और नॉर्थर्न एरिया के हेल्थ सिस्टम में डिफरेंस होगा। तो हमने सिचुएशन को एनालाइज करना है कि जिस जगह का हम हेल्थ सिस्टम बनाने जा रहे हैं या प्लान जो बनाने जा रहे हैं वो उसकी डेमोग्राफी क्या है, वहाँ के खदो हाल क्या हैं, क्या वहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं, वहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं, या किस तरह की डिमांड क्या है लोगों की। टू लुक एट द फिज़िकल एंड सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया, कि क्या वहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कें कैसी बनी हुई हैं, हम अपना जो प्लान बनाएंगे वो किस तरह से इफ़ेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे। वहाँ पे सारी सूरत हाल का हमने जायज़ा लेना है। वहाँ के लोग पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वहाँ के सियासतदान जो हैं वो हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं या नहीं देते, किस हद तक वो कोऑपरेटिव हैं, और लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस तरह की हेल्थ की सर्विसेज चाहिए पॉपुलेशन में। तो ये स्पेसिफिक पर्पसेस हैं। कुछ और पर्पसेस अगर हम अगली स्लाइड में देखें, टू लुक एट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बोथ बाय द हेल्थ सेक्टर एंड नॉन हेल्थ सेक्टर इन देयर यूटिलाइजेशन एंड सर्विस गैप। तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हेल्थ सेक्टर खुद प्रोवाइड कर रहा है और नॉन हेल्थ सेक्टर भी बहुत सारे, जैसे आपका वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया या बाकी नॉन हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट जो हैं वो भी, जो कि हेल्थ सिस्टम का हिस्सा है। तो जो हेल्थ सिस्टम है उसमें आपके वो सेक्टर्स भी आते हैं जो कि डायरेक्टली हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और जो आपका ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जिस तरह से एग्जीक्यूट होता है हेल्थ आपकी मैनेजमेंट, तो वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। जबकि हेल्थ सिस्टम के अंदर आपके सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, जिसमें वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट आ जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं, फिर जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आईडी डिपार्टमेंट, ये भी आ जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको हमने एनालाइज करना है। टू एग्जामिन द रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड देयर करंट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो जो वहाँ पे सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद हैं उनका भी हमने जायज़ा लेना है। टू असेस अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेटी ऑफ रिसोर्सेज इन द लाइट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज नीड। तो रिसोर्सेज वहाँ पे किस हद तक मौजूद हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखनी है। अब ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और एनालिटिकल एनालिसिस भी हमारा हो सकता है। तो इनिशियल प्रॉब्लम diagnosis is one of the most important yet neglected part of the health planning. Problem diagnosed should be the basis of any plan. However, frequently planning it done largely based on the poor information, on assumptions, or even based on the personal bias, special interest or preference. तो ये कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा हमारी जो मालूमात हमें मिल रही होती है वो ही बहुत पुअर होती है, या फिर हम बहुत मफरूज़ों के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। एक मफरूज़ा बनाया और उस पर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, या पर्सनल कोई चीज़ अच्छी लगती है पसंद नापसंद की बेस के ऊपर, और कोई ख़ास आपका इंटरेस्ट है या प्रेफरेंस है तो आप उसको देखते हुए कोई प्लान बना देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना, हमने प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज़ करना है
उसको डायग्नोस करना है प्रॉब्लम को, और उसके अकॉर्डिंग हमने सिचुएशन को हैंडल करना है। द सिचुएशन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एन एनालिटिकल पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या होगा, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा एज इट इज़ एट प्रेजेंट, जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल है उस प्रॉब्लम की, हमें ये उस सिचुएशन के बारे में बताएगा। दिस हेल्प्स इन असेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम विच इन टर्न हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम। तो हमें ये बताएगा जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और उसके मुताबिक हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढें। जबकि जो एनालिटिकल पार्ट है डील्स विद द फैक्टर दैट डिटरमिन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड इज़ यूज्ड सब्सिक्वेंटली फॉर डेवलपिंग एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो क्या है उसको डिटरमिन किया जाए और फिर उसके मुताबिक कोई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन की जाए। तो इसमें 4 मेन चीज़ें हैं जो हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, जिसको हम स्वॉट कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो एक एक जो है ना हम सेपरेटली डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सुपरफिशियल सा मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ्स का मतलब ये है कि जो हमारे जिन चीज़ों के ऊपर हम सॉलिडली जा सकते हैं प्लान बनाते हुए वो क्या हैं। वीकनेसेस का मतलब ये है कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, यानी स्ट्रेंथ्स तो हमारे पास जिस पावर के साथ हम जाएंगे या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, और वीकनेसेस का मतलब ये हो गया कि कहाँ कहाँ पे हमारी लैकिंग है, कहाँ पे हम लैक बिहाइंड कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि हमारे पास कहाँ कहाँ मौके मौजूद हैं जहाँ पे हम या तो कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, कहीं पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, कहीं से फंड जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मौका जो कि हमारे प्लान को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। थ्रेट्स का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो कि हमारे प्लान के राह में रुकावट बन सकती हैं, या हेल्थ सिस्टम डिलीवरी में रुकावट बन सकती हैं, या वो चीज़ें जो हम जब ऑन फील्ड होंगे, ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, तो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकती हैं। तो इसको मुख्तलिफ एंगल से हम कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सिचुएशन एनालिसिस, जिसमें इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हमने देखने। तो सिचुएशन को हम एनालाइज कैसे करेंगे कि हमने पहले तो जो हमारे पास मालूमात आ रही हैं उन सारे सोर्सेज को भी जायज़ा लेना है कि वो कहाँ आ रही हैं, कितने वैलिड हैं, कितने अथेंटिक हैं, उनके ऊपर कितना रिलाई किया जा सकता है। तो ये सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, सेंसस हो सकता है यानी जो मरदमशुमारी होती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरह के निज़ाम जो हैं या सॉफ्टवेयर या डाटा कलेक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ाकार राइज हैं। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो सकता है। अब ये रिकॉर्ड जो है ना वो पेशेंट का डायरेक्टली उनकी जो फाइल्स हैं, उनका जो एडमिशन और डिस्चार्ज डाटा है, उनकी जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, या फिर जो उनकी जो प्रेजेंटिंग प्लान्स है, ये सारी चीज़ें जो है उस रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकती हैं। ये पेशेंट के हवाले से तमाम तरह जो मालूमात हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं वो उस रिकॉर्ड में शामिल होंगे। फिर हेल्थ सिस्टम रिव्यू, आल्सो कॉल्ड हेल्थ सिस्टम एनालिसिस, और स्पेसिफिक सर्वेज, स्पेशल सर्वेज जो हैं जिसमें कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, दोनों जो है वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला स्टेप वो कंप्लीट हो जाता है। देन प्रायोरिटी सेटिंग है, स्टेप 2 ऑफ द प्लानिंग साइकिल। तो प्रायोरिटी सेटिंग में हमने अपनी तरजीहात को तय करना है, हमने डिटरमिन करना है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, हमारी तरजीहात क्या होंगी, हमने उनको रैंक कर लेना है कि हम किस किस स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने एक तो मैग्नीट्यूड देख लेना है कि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है या जिसका सलूशन हम ढूंढने की तरफ जा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, उसकी सेवेरिटी क्या है, कितनी डेंजरस है वो, क्या वो लोगों को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है उनकी ज़िंदगियों के साथ, या फिर उनके मॉर्बिडिटी को बढ़ा रही है, या किस लेवल के ऊपर वो एग्जिस्टिंग थ्रेट जो है वो मौजूद है,
किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, अगर हम कोई इंटरवेंशन करने जा रहे हैं तो किस हद तक वो रिस्पॉन्सिव होगी, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सारा पैसा भी लगा दें और एंड पे हमारे पास नताइज ही उतने अच्छे ना आएँ। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया कि हम जो पैसा लगाएंगे वो आगे किस हद तक इस्तेमाल होगा, हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हम क्या प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी है कि हमारे पास इतने फंड्स ही ना हों और हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। तो हमने पूरा प्लान इस तरह से बनाना है कि जो हमारे पास अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिव हों। देन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, वहाँ के जो सियासतदान हैं, चाहे वो लोकल सतह पे हों या फिर आपको पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो किस हद तक आपके साथ तावन करेंगे। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रायोरिटाइज़ कर लेना है। तो प्रायोरिटी सेटिंग में मुख्तलिफ़ तरह के क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में एक क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर कोई भी डिज़ीज़ है, फ़र्ज़ किया HIV एड्स है किसी जगह के ऊपर, उसकी आउटब्रेक आ गई है किसी इलाके में, तो आपने वहाँ के हेल्थ सिस्टम को कैसे वहाँ की प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है कि सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो उसको उतने ज़्यादा प्लस पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि HIV एड्स जो है उसका मैग्नीट्यूड +1 है, उसकी जो स्वेरिटी है यानी कि वो ख़तरनाक जो है वो 3+, उसकी स्वेरिटी आ गई। वल्नरेबिलिटी अगर हम कोई इंटरवेंशन करते हैं तो +2, इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव +1 और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी +3। तो ये टोटल स्कोर इसका 9 हो गया। तो हमने जो स्कोरिंग की कैटेगरी बनानी है वो बनानी है फ्रॉम स्केल +1 to +4, यानी कि 1 से 4 तक हम इनको ग्रेडिंग दे देना है, एंड पे टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेना है। ये सिर्फ एक तरीका है, एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि किस तरह से हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि हमने उस हेल्थ प्रॉब्लम को जिसको हम डील करने के लिए जा रहे हैं या जो हम सिचुएशन जिसको हम टैकल करने जा रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्वेरिटी क्या है, वो इंटरवेंशन से किस हद तक वल्नरेबल है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है और वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन या एक्सपीडियंसी क्या है। तो इस तरह से हम उसको प्रायोरिटीज़ को सेट करने की कोशिश करेंगे। गोल नंबर 3 इज़ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। तो हमने अपने गोल सेट कर लेने हैं, हमारे क्या मकासद हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले से तय कर लेनी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग what one wants to achieve expected results within a planned period of the time in the light of earlier identified health needs। जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उसके मुताबिक हमने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो अचीव करने हैं, जो हमारा टारगेट होगा उसके लिए जो प्लानिंग करनी है उसको हम कहते हैं गोल सेटिंग। तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है इस स्टेप के अंदर, गोल, ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स हम कहते हैं हमारे ना स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो। तो स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिकली उस हेल्थ नीड या प्रॉब्लम के रिलेटेड हो, फिर वो मेजरेबल भी हो, ठीक है, उसको हम अचीव भी कर सकें। तो इस तरह से जो हमारा पर्पस हो गया वो ये है कि हमने हाईलाइट करना है व्हाट प्लानर्स विश टू अचीव, क्वांटिफाई करना है उनको, एंड इनेबल ए फोकस्ड सिलेक्शन ऑफ इनपुट एंड एक्टिविटीज़। देन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़, स्टेप 4 ऑफ द प्लानिंग साइकिल। तो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या आएगा, ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये है क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, शॉर्ट लिस्टिंग एंड डेवलपिंग इंटरवेंशन measures for the among a variety of potential intervention strategies and activities. The objective is to identify and develop most appropriate interventions for existing health needs। इसकी एग्जांपल ये है कि 3 डेलीज मॉडल। तो ये रहा 3 डेलीज मॉडल। तो 3 डिलेज मॉडल अगर हम इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर, डेलीज इट डजंट साउंड्स गुड। तो 3 डिले मॉडल है क्या बेसिकली,
तो हम किसी भी अगर कॉम्प्लिकेशन को अगर देखें तो जो 3 डिले आते हैं, डिले का मतलब हो गया ताख़ीर, तो 3 डिले जो आते हैं वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो हमने चेक पॉइंट्स बनाते हैं, हम देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एक डेवलप हुई और वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेथ की वजह बन गई, तो ये डेथ तक का जो मरहला है ये यहाँ तक क्यों पहुँचा, इसके ऊपर 3 चेक पॉइंट्स हैं जिसको हम 3 डिले मॉडल कहते हैं। फर्स्ट डिले कहाँ पे आता है कि फ़र्ज़ किया एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने जा रही है और जो ख़वातीन हैं उन्होंने मर्दों से मशवरा किया लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि जी डिलीवरी घर पे होनी चाहिए, वो अलाउ नहीं कर रहे अपनी खातून को कि वो हॉस्पिटल में लेके जाया जाए उसको। तो पहला डिसीजन तो यहाँ पे गलती हुई डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में पहला डिले यहाँ पे आया कि क्या लेके जाएं या ना लेके जाएं। चलें फ़ैसला हो गया जी कि हम लेके जाएं, ठीक है। अब इसके लिए 3 चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, मोबिलाइज, इन्फॉर्म एंड एजुकेट। यानी एजुकेट का मतलब यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें कि सिचुएशन को किस तरह से देखते हुए डिसीजन क्या लेना है। सेकंड डिले कहाँ पे आता है? सेकंड डिले आता है इन रीचिंग फैसिलिटी, कि फ़र्ज़ किया एक पहाड़ी इलाका है और उन्होंने एक BHU में पहुंचना है, तो वो BHU है ही इतना दूर कि वहाँ पे उस फैसिलिटी तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, या DHQ तक आते आते ही बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फैसिलिटी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है, या जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है। तो रैशनल अप्रोच, प्लेसमेंट होनी चाहिए, इम्प्रूव एक्सेस और आउटरीच सर्विसेज, ये हम सेकंड डिले को टैकल करने के लिए कर सकते हैं। थर्ड डिले वहाँ पे आता है कि अगर BHU में वो पहुँच जाती है तो उस हेल्थ फैसिलिटी के अंदर कोई डिले आया है कि वहाँ पे स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था, एक BHU के अंदर वो चले गए या RHC के अंदर या इवन THQ के अंदर वो चले गए अगर, तो वहाँ पे स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था, या स्टाफ जो है ना वो उसकी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हुई, वहाँ पे इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। अगर C-सेक्शन करवाना है या ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स ही नहीं थे और टाइमली वहाँ पे सप्लाईज़ ही नहीं है चीज़ों की, और फिर रेफरल में डिले हो गया कि वहाँ से अगर THQ से उन्होंने DHQ में या टर्शियरी केयर सेंटर में रेफ़र करना है तो वहाँ पे तीसरा डिले आ गया हेल्थ फैसिलिटी के अंदर ही। अब जितना ये डिले होते गए, यानी तीनों चेक पॉइंट्स जो थे 3 डिलेज़ आए और अल्टीमेटली वो PP जो है वो एक्सपायर कर गई, तो उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से जो 3 डिले मॉडल है इसको देखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ और एक्टिविटीज़ जो है ना वो डिफ़ाइन करनी है। स्टेप 5 डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है? ऑन ग्राउंड जो है ना वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। पेपर के ऊपर आपने पूरा बड़ा बेहतरीन प्लान बना दिया लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया। ए प्लान ऑफ ऑपरेशंस इज़ द रिटन समरी ऑफ द implementation plan specifying sequence and timing of and responsibilities for implementation of main objectives, expected results and activities. The operation plan provides a set of ready guidelines for the day-to-day operations and periodic assessment. तो इस सारे के मुख्तसर बात ये है कि ये जो प्लान होगा ये सेट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ये वो तरीक़ाकार बताएगा कि किस तरह से आपने दिन ब दिन जो आपने काम करने हैं वो ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं, और वो जो काम भी होगा उसकी असेसमेंट किस तरह से होती रहेगी। वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल टूल इन द प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान ऑफ ऑपरेशंस इज़ जैंट चार्ट। तो इस तरह से हमने डिफ़ाइन कर लेना है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान है क्या। ऑन पेपर जो चीज़ें हमने बनाई हैं उसकी एक समरी बना लेनी है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होगी, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, सर्विसेज वहाँ पे किस तरह से प्रोवाइड की जाएंगी और सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होंगी। प्रिपेयरिंग बजट, स्टेप नंबर 6 ऑफ प्लानिंग साइकिल। Budgeting is very important. Preparing for the plan budget is process of translating inputs, targets and activities into money. कि आपने जो भी आपकी इनपुट्स थी, जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स आपने सेट कर लिए, जो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है उसके लिए जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं पैसा।
तो मनी के बगैर जो है ना प्लान एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। द मेन पर्पज़ ऑफ बजटिंग इज़ टू आइडेंटिफाई ओवरऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लान पीरियड एंड इंडिविजुअल ईयर, कि आप जिस दौरानिए के लिए वो सारा प्लान बना रहे हैं उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बाय लाइन आइटम एंड बाय स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड देन इनेबल परफॉर्मेंस बजटिंग, इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ सर्विसेज, कि इनपुट क्या था और फिर आपको सर्विसेज की ज़रूरत में आउटपुट क्या मिलेगा। तो प्रिपेयरिंग फॉर बजट, द मोस्ट लॉजिकल फर्स्ट स्टेप ऑफ द बजटिंग प्रोसेस इज़ रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर बजट। सबसे पहले तो आप देखें ना कि पिछला बजट या पिछला प्लान जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, या उस इलाके के लिए जो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए पिछली दफ़ा जो फंड्स एलोकेट किए गए थे या बजट बनाया गया था वो कैसा है। असेसिंग द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, आप तखमीना लगा लें कि क्या अखराजात हैं, एंड कंपेयरिंग इट विद सर्विस टारगेट सेट इन द प्लान, जो आपने टारगेट सेट किए हैं उसके मुताबिक आप उसका मुवाजना मुआखज़ा कर लें कि पहले क्या था, कितना पैसा चाहिए था, पहले क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स थे, और अब की बार जो है ना आप क्या नया करना चाह रहे हैं, आपको क्या पैसा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। केयरफुली रीड थ्रू द प्लान एंड आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज़ दैट कुड पॉसिबली कंज्यूम रिसोर्सेज। तो आपने सारा जो प्लान है उसको गो थ्रू करना है, उसको रीड करना है, सारी एक्टिविटीज़ देखनी है, और फिर आपने जो रिसोर्सेज कंज्यूम करने हैं उनको भी देखना है। कैपिटल बजट आइटम्स आर दोज दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन टाइम ओनली एज़ कम्पेयर टू द रिकरेंट बजट आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड रिपीटेडली। तो कुछ कैपिटल बजट आइटम्स होती हैं, यानी कि ऐसी आइटम्स जो कि आपने सिर्फ एक दफ़ा ख़रीदनी है, और कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जिनको हम रिकरेंट बजट आइटम्स कहेंगे, ये आपको बार बार ख़रीदनी पड़ सकती हैं। बजट शुड हैव सम प्रोविजन फॉर अनफोर्सिन इवेंचुअलिटीज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंसीज। तो कोई भी आपने जो प्लान बनाया उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आ सकती है, कोई भी अनफोर्सिन इवेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपने बजट में उसके लिए भी एक सर्टन अमाउंट फ़िक्स कर देनी कि अगर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाता है तो हम उसको भी टैकल करने के लिए तैयार हों। बजट शुड हैव सम लाइन आइटम्स फ्लेक्सिबिलिटी। लाइन आइटम्स में आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखनी है, जिसका मतलब ये है कि उन आइटम्स में 10% जो है कमी बेशी हो सके, यूजुअली नॉट मोर देन 10%। फंड्स कैन बी रिएलोकेटेड फ्रॉम वन लाइन टू आइटम टू अनदर। तो आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि आपने अगर एक चीज़ के लिए एक रकम मुख्तस कर दी तो आपने वो रकम किसी दूसरी लाइन आइटम को ख़रीदने के लिए या उसके ऊपर सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करनी, वेरिएशन नहीं करनी, 10% से ज़्यादा ऊपर नीचे आपने चीज़ें नहीं करनी। 10% की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्लान आपको दे रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग साइकिल। तो M&E's इक्वालिटी इज़ क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि जो प्लान आपने बनाया है उसको आपने मॉनिटर करते रहना है, उसको इवैल्यूएट करते रहना है, और उसके मुताबिक आपने बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस। The purpose of M&E is to render health care as efficient and effective as it is possible. Determine whether objectives and expected results are being reached. Verify whether plans are being implemented in the way and manner they were planned to be implemented. Ensure that all components of the health delivery system are in the place and functional. Identify problems early enough to allow corrections. यानी आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है और उनके करेक्शन की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना है, कि जो भी सारा प्लान आपने बनाया है जहाँ जहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं उनको बेहतर किया जाए, और जो आपका सिस्टम है या जो डिलीवरी आप कर रहे हैं, प्लान की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाया जाए। मॉनिटरिंग रेफर्स टू ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कोई रुकने वाला नहीं है, ये हर स्टेप के ऊपर इंडिविजुअली भी होना चाहिए और प्लानिंग जो साइकिल है उसके एंड पे भी होनी चाहिए।
It is a continuous process performed by the program implementers to determine the extent to which activities have been performed in order to achieve planned targets. तो एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आपने बनाना है। तो एक सेकंड, एक पेशेंट आ गए। Evaluation attempts to determine the relevance, effectiveness and impact of activities in the light of their objective, कि गोल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसकी रोशनी में हमने देखना है कि कितना इफ़ेक्टिव है हमारा जो साइकिल है वो किस तरह का जा रहा है, या जो प्लान है वो किस हद तक जो है ना वो बेहतर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जो इवैल्यूएशन है वो हम दो तरह की कर सकते हैं, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, एक सुमेटिव है। जो फॉर्मेटिव होगी वो हम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जहाँ जिस स्टेज से गुज़र रहे हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है, इट इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया फिर आपने पूरा उसका रिव्यू लिया कि कहाँ कहाँ पे खामियां थी, कहाँ हमने बेहतर परफॉर्म किया। तो ये तो हो गया कि एंड के ऊपर आपने करना है, लेकिन हर स्टेप के ऊपर या हर मौके के ऊपर आप इंडिविजुअली उन चीज़ों को जो है ना 1 बाय 1 देख सकते हैं, उनकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। थैंक यू।